देश की आज़ादी का इतिहास लोगों की कुर्बानियों को सामने लाकर ही समझा जा सकता है। 1857 में भारत की आज़ादी की पहली लड़ाई लड़ी गई। ये लड़ाई अंग्रेज़ों के खिलाफ थी। इस लड़ाई में हजारों ऐसे लोग शहीद हुए जो किसी फौज के सिपाही नहीं थे। गरीब किसान, भूमिहीन मजदूर, कारीगर अपने काम धंधे छोड़कर आज़ादी की इस जंग में कूद पड़े थे। ऐसे कई गुमनाम शहीद हैं जिनकी कुर्बानियां सामने नहीं आई हैं। 1857 की वीरांगना झलकारी बाई के विषय में आज जानेंगे। 1857 में भारत की आज़ादी की पहली लड़ाई लड़ी गई। इतिहास लिखने वाले अंग्रेजों ने इसे केवल एक फौजी बगावत कहा। उन्होंने लिखा कि इस लड़ाई में आम लोगों की कोई हिस्सेदारी नहीं थी। बस फौज के कुछ सिपाहियों ने शासन के खिलाफ विद्रोह किया था। जवाब में अंग्रेजी शासन ने इस विद्रोह को कुचल दिया, लेकिन ये सच नहीं है। भारतीय इतिहास के जानकार बताते हैं कि यह एक बहुत बड़ा जन विद्रोह था। इसने अंग्रेजी शासन की चूलें हिला दी थी। हर छोटे बड़े, अमीर गरीब सब ने मिलकर इस लड़ाई में हिस्सा लिया। लेकिन कुछ ऐसे लोग जंग में शामिल थे जिनके नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं है। वास्तव में अंग्रेजों की नीतियों से तमाम लोगों का जीना दूभर हो गया था। छोटे दस्तकारों और कारीगर के काम धंधे चौपट हो गए थे। गरीब दस्तकार भूखों मरने की कगार पर थे। लगातार अकाल पड़ने के कारण किसान लगान नहीं दे पा रहे थे। लेकिन अंग्रेजों को उनकी खराब होती हालत की परवाह नहीं थी। वे तो लगान वसूली करने पर आमादा थे। लगान न दे सकने वाले किसानों पर घोर अत्याचार किए जाते, उनकी जमीनें छीन ली जाती। इस तरह गरीब दिन ब दिन गरीब होते जा रहे थे, जबकि अंग्रेजों के पिट्ठू राजा, नवाब और सेठ साहूकार फल फूल रहे थे। वे भी जनता को जमकर लूट रहे थे। चारों ओर अंधेर गर्दी का माहौल था। न्याय की कहीं कोई उम्मीद दिखाई नहीं देती थी। ऐसे समय में मेरठ छावनी के भारतीय सिपाहियों ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दी। 10 मई 1857 को हुई इस बगावत की अगुवाई मंगल पांडे ने की थी। फौज की बगावत होते ही आम लोग भी अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़े हुए। अंग्रेजों के सताए राजा नवाब भी बगावत में शामिल हो गए। जल्दी ही यह विद्रोह पूरे उत्तर भारत में फैल गया। इस युद्ध के अनेक नायक थे। उन्होंने अंग्रेजी शासन के खिलाफ लोगों को लामबंद किया, बगावत की बागडोर संभाली और लड़ाई का नेतृत्व किया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भी उन्हीं में से एक थी। उन्होंने झांसी को अंग्रेजी शासन से मुक्त कराने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी थी। इस लड़ाई की एक नायिका और भी थी। उस वीरांगना का नाम था झलकारी बाई। झलकारी ने रानी लक्ष्मीबाई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जंग का नेतृत्व किया था। रानी को झांसी के किले से सुरक्षित बाहर निकालने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। सबसे बड़ी बात है कि झलकारी अपने किसी फायदे के लिए नहीं लड़ी। न तो उसे राज्य चाहिए था, न जागीर। वह तो रियासत की रक्षा के लिए लड़ी थी। अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए झलकारी ने हाथ में तलवार उठा ली थी। हंसते हंसते अपना सब कुछ वतन पर न्यौछावर कर दिया था। झलकारी बाई का जन्म झांसी के गांव भोजला में हुआ था। यह गांव झांसी से 2 कोस दूर ग्वालियर रोड के पास स्थित है। झलकारी के पिता का नाम सदोआ मूलचंद और माता का नाम लहकारी था। उनका संबंध कोरी जाति से था। कपड़ा बुनना इस जाति का मुख्य पेशा था। झलकारी बचपन से ही बहुत बहादुर थी। वह जिद की पक्की और निडर भी थी। समाज में हो रहे अत्याचार और भेदभाव को देख नन्ही झलकारी बहुत दुखी होती। वह इनके विरुद्ध सवाल उठाने से भी नहीं चूकती। झोपड़ी में रहकर भी वह हमेशा महलों किलों के सपने बुनती। झलकारी की बहादुरी का एक किस्सा काफी मशहूर है। कहते हैं कि उसने जंगल में एक बाघ को कुल्हाड़ी से मार दिया था। उस समय उसकी उम्र मात्र 9 साल की थी।
10 साल की उम्र में झलकारी की शादी पूरन कोरी के साथ हो गई। उसकी ससुराल झांसी के नए पुरा इलाके में थी। उसके पति कोरी जाति का पुश्तैनी धंधा यानी बुनाई का काम करते थे। घर में ही उसकी खड्डी थी। झलकारी और उसकी सास भी बुनाई के काम में निपुण थी। वे कपड़ा बुनती और पूरन बाजार में बेच आता। इस तरह उनका गुजारा ठीक ठाक चल रहा था। पूरन को पहलवानी का शौक भी था। वह कुश्ती और मलखम में माहिर था। उस समय गंगाधर राव झांसी के राजा थे। लक्ष्मीबाई उनकी पत्नी थी। गंगाधर राव राजकाज में कम रुचि लेते थे। चारों ओर सामंतों, जमींदारों और मठाधीशों का बोलबाला था। इसके कारण प्रजा की हालत काफी दयनीय हो गई थी। राज्य की इस स्थिति का अंग्रेजों ने पूरा फायदा उठाया। धीरे धीरे उन्होंने झांसी में अपने पांव जमा लिए। जल्दी ही वे राज्य के अंदरूनी मामलों में दखल देने लगे। इससे आम जनता के साथ साथ सामंतों में भी असंतोष फैलने लगा। 21 नवंबर सन 1853 को राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। उनकी कोई संतान नहीं थी। मृत्यु से पहले उन्होंने दामोदर राव को गोद ले लिया था। उनकी मृत्यु के बाद वही गद्दी का वारिस था। लेकिन तब तक ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे देश में दबदबा कायम कर चुकी थी। देसी राजा और नवाब उनकी इच्छा के उलट एक कदम भी नहीं चल सकते थे। हर रियासत में अंग्रेज अधिकारी नियुक्त थे। वे जो सलाह राजाओं और नवाबों को देते उन्हें माननी पड़ती थी। रियासतें हड़पने के लिए अंग्रेजों ने एक कानून बना दिया था। ये कानून निसंतान राजाओं नवाबों के लिए बनाया गया था। अब वे अपनी मर्जी से अपना उत्तराधिकारी नियुक्त भी नहीं कर सकते थे। दामोदर राव को झांसी का राजा घोषित करने के लिए अंग्रेजों की अनुमति मांगी गई। लेकिन उस समय कंपनी के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने इसकी इजाजत नहीं दी। उन्होंने झांसी को अंग्रेजी राज में मिलाने का फरमान जारी किया। यह मार्च 1854 की बात है। रानी ने अंग्रेजों की काफी मिन्नतें की। कंपनी के उच्चाधिकारियों को पत्र भी लिखे, लेकिन सब बेकार। रानी लक्ष्मीबाई की सारी शक्तियां खत्म कर दी गईं। अंग्रेजों ने उनके लिए 5,000 रुपए मासिक पेंशन तय कर दी। जब राजा गंगाधर राव की मृत्यु हुई उस समय लक्ष्मीबाई की उम्र महज 18 साल की थी। वह बहुत ही साहसी और बहादुर महिला थी। झांसी पर अंग्रेजों का शासन सहन करना उनके लिए बेहद कठिन था, लेकिन वो मजबूर थी। उनके पास न पर्याप्त धन था, न सेना थी और न ही सहयोगी थे। फिर भी उन्होंने प्रण किया कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। इसके बाद लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से झांसी वापस लेने की योजना बनाने लगी। उन्होंने सेना में भर्ती होने के लिए झांसी के युवाओं का आह्वान किया। अभी तक केवल उच्च वर्ग के लोग ही सेना में भर्ती हो सकते थे। रानी लक्ष्मीबाई ने एक नई पहल की। उसने निम्न वर्ग समझी जाने वाली जातियों के लिए भी सेना के दरवाजे खोल दिए। अफगानों, पठानों और मकरानी मुसलमानों को भी विश्वास में लेने की कोशिश की। इससे भी बढ़कर उन्होंने महिलाओं को सेना में लेने का साहस दिखाया। वो जानती थीं कि सब मिलकर ही अंग्रेजों का मुकाबला कर सकते हैं। झांसी को वापस लेने के लिए सबका एकजुट होकर लड़ना जरूरी है। बहुत से लोगों में अथाह साहस था। देश के लिए मर मिटने का जज्बा था। वे बड़ी संख्या में सेना में भर्ती हो रहे थे। कुछ तो ऊंचे ओहदों पर भी पहुंच गए। पूरन कोरी भी इन्हीं में से एक था। रानी की इस पहल का विरोध भी हुआ। कुछ लोगों ने रानी को हिंदू धर्म की परंपराओं और मर्यादाओं की दुहाई दी, लेकिन रानी ने उनके विरोध पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। आखिरकार कुछ रूढ़ियों को छोड़कर सभी हिंदू मुसलमान रानी की अगुवाई में इकट्ठे हो गए। लक्ष्मीबाई हर साल अपने महल में हल्दी कुमकुम का त्योहार मनाती थी। उस दिन झांसी की महिलाओं को रानी से मिलने की पूरी छूट होती थी।
झलकारी बाई भी पहली बार इसी मौके पर रानी से मिली थी। इसके बाद तो वह कई बार महल गई। इसी दौरान उसे पता चला कि रानी चुपके चुपके युद्ध की तैयारी कर रही है। वह महल में ही अस्त्र शस्त्र चलाने का अभ्यास करती थी। घंटों घुड़सवारी, तीरंदाजी और दोनों हाथों से तलवारबाजी करती। फिर नेजा चलाने, निशाना लगाने, मलखम, कुश्ती आदि का अभ्यास करती। उन्हें देख झलकारी में भी जोश भर गया। उसने रानी को अपने मन की बात बताई। कहा कि वह मातृभूमि की रक्षा के लिए युद्ध कला सीखना चाहती है। आखिरी सांस तक दुश्मन से लड़ना चाहती है। रानी झलकारी की देशभक्ति और बहादुरी से बहुत प्रभावित हुई। उनके मन में महिलाओं की एक फौज तैयार करने की योजना थी। उन्होंने तुरंत झलकारी को उसका कमांडर बनाने का फैसला कर लिया। झलकारी को इस बारे में बताते हुए उसे नियमित युद्धाभ्यास करने का सुझाव दिया। साथ ही अन्य महिलाओं को एकत्रित करने का जिम्मा भी उसे सौंप दिया। झलकारी तो खुशी से फूली नहीं समा रही थी। रानी ने उस पर इतना भरोसा जो किया था, उसे इस लायक समझा। वह तो बचपन से ही सैनिक बनना चाहती थी। आज उसके मन की यह मुराद पूरी हो गई थी। झांसी के उन्नाव के द्वार के उत्तर में एक बड़ा सा टीला था। उस दिन से झलकारी ने तीर, तलवार और बंदूक चलाने का अभ्यास शुरू कर दिया। घने जंगल के किनारे स्थित इस टीले पर अंजनी देवी का मंदिर था। झलकारी मुंह अंधेरे यहाँ आकर निशानेबाजी का अभ्यास करती। पहले स्वयं सीखती, फिर औरों को सिखाती। झलकारी ने अपने आसपास की कई महिलाओं को इसके लिए तैयार कर लिया था। लेकिन झलकारी और उसकी साथियों के लिए या टोली के लिए ये काफी कठिन फैसला था। महिलाओं का युद्ध क्षेत्र में जाकर लड़ना लोगों को कतई बर्दाश्त नहीं था। सबसे ज्यादा विरोध तो अपने ही लोग कर रहे थे। झलकारी पर महिलाओं को बिगाड़ने का भी आरोप था। पूरन और घर के अन्य सदस्यों पर दबाव बनाया गया कि झलकारी पर रोक लगाएं, उसे समझाएं कि वह महिलाओं के लिए तय किए गए काम ही करें। पुरुषों की तरह सैनिक बनकर समाज की परंपराओं को न तोड़ें। लेकिन पूरन और झलकारी ने इस दबाव को मानने से इनकार कर दिया। पहली बार महिलाओं और दलितों को देश के लिए लड़ने का मौका जो मिला था, वे इस मौके को कदापि हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। तमाम अड़चने, रुकावटें, लांछन लगने पर भी झलकारी अपने इरादे पर अटल रही और उन रुकावटों को लांघते हुए वे लगातार अपनी राह पर आगे बढ़ती रही। जिन हाथों में कल तक चूड़ियां और मेहंदी सजती थी, उनमें अब बंदूकें थीं। इनमें सभी जातियों की महिलाएं शामिल थीं, लेकिन अधिकतर महिलाएं जैसे कोरी, काछी, चमार, बखोर, कडेरे, कुर्मी, खटिक, पाली आदि ऐसी ही जातियां थीं। जिन जातियों की महिलाएं बड़ी संख्या में सेना में भर्ती हो रही थीं। और तो और वेश्याएं भी हथियार चलाने का प्रशिक्षण ले रही थीं। झलकारी बाई इनकी अगुआ थी। झलकारी अक्सर राजकुमारी कमला, उदया, चुन्नी, विरमो, सुखो आदि के साथ अभ्यास करती थी। सुंदर, मुंदर, जूही, काशी, हीरा, मोतीबाई और गंगूबाई आदि उनकी खास सहयोगी थी। महिलाओं की भर्ती झलकारी के जिम्मे थी। पुरुषों की भर्ती पूरन के जिम्मे थी। दोनों पति पत्नी झांसी के मान सम्मान की रक्षा के लिए दिन रात एक किए हुए थे। एक बार अंग्रेजी सैनिक महल और किले के आसपास इकट्ठे होने लगे थे। शहर के चप्पे चप्पे पर दुश्मनों के जासूस फैले हुए थे। 10 मई को विद्रोह शुरू होते ही दोनों ओर की गतिविधियां बढ़ गईं। रानी ने लक्ष्मण राव बांडे को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। रामचंद्र राव देशमुख दीवान तथा दीवान जवाहर सिंह प्रधान सेना नायक बन गए। इस तरह रानी पूरी तरह युद्ध के लिए तैयार हो चुकी थी। इंतजार था तो केवल सही अवसर का। आखिरकार 4 जून 1857 को झांसी में विद्रोह भड़क गए। पूरन कोरी, भाऊ बख्शी और बख्शी अली दरोगा ने किले को घेर लिया। जल्दी ही उन्होंने शस्त्रागार और खजाने पर कब्जा कर लिया। पलड़ा भारी होते ही लोगों का बरसों से दबा हुआ गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने चुन चुनकर अंग्रेजों और उनके पिट्ठुओं को मारना शुरू कर दिया। इस जंग में कैप्टन गार्डन,
कैप्टन डनलैप, कैप्टन स्कीन तथा उनके साथी मारे गए। बदले की भावना से भरकर उन अंग्रेजों ने बौखलाकर आक्रमण बोल दिया। जल्दी ही किले के बाहर और भीतर जंग की ज्वाला भड़क उठी। ऐसे में झलकारी बड़ी सूझबूझ से युद्ध का संचालन कर रही थी। वह फुर्ती से मोर्चा बदल बदल कर अंग्रेजी सेना को मार रही थी। उत्तरी फाटक पर पूरन तोपों का संचालन कर रहा था। झलकारी कभी पूरन की मदद करती, कभी दूसरे बुर्जों पर आक्रमण की बागडोर संभालती। एकाएक झलकारी ने देखा कि अंग्रेजी सेना किले पर चढ़ने की कोशिश कर रही है। उनकी संख्या काफी अधिक थी। उसने पूरन को तोप से दूसरे लोगों को रोकने के लिए कहा। फिर औरतों को इकट्ठा करके दीवार पर चढ़ने वालों पर टूट पड़े। झलकारी एक एक को निशाना बनाकर मार रही थी। दूसरी औरतें भी उसका बखूबी से साथ निभा रही थीं। इसी बीच झलकारी को सूचना मिली कि पूरन युद्ध भूमि में शहीद हो गए। उस पर तो जैसे पहाड़ी टूट पड़ा, लेकिन यह दुख मनाने का नहीं, मातृभूमि के लिए मर मिटने का समय था। पूरन ने भी इसी के लिए अपनी जान दी थी। ये सोचकर झलकारी ने अपने आंसू पोंछ दिए और फिर से मोर्चे पर डटी रही। अब वह और ज्यादा खूंखार हो गई थी और ज्यादा उत्साह के साथ अंग्रेजों का संहार कर रही थी। तात्या टोपे उस समय विद्रोहियों के बड़े नेता थे। झांसी में जबरदस्त लड़ाई की खबर उन तक जब पहुंची तो एक बड़ी सेना लेकर झांसी की मदद के लिए निकल पड़े। झांसी पहुंचने से पहले ही उनकी अंग्रेजों से मुठभेड़ हो गई। जनरल हीरोज ने बड़ी चालाकी से उन पर आक्रमण कर दिया। चारों ओर से घिरी तात्या टोपे की सेना इस आक्रमण को झेल नहीं पाई। उनके अनेक सैनिक मारे गए। मजबूरन तात्या टोपे की सेना को वापस लौटना पड़ा। इससे झांसी के सैनिकों का हौसला टूटने लगा। उनकी संख्या भी कम रह गई थी, फिर भी वे हार मानने को तैयार नहीं थे। इसी बीच ओरछा और दतिया से अंग्रेजों की मदद के लिए और सेना आ गई। इससे अंग्रेजों की ताकत दोगुनी हो गई। फिरंगी सेना ने पूरी झांसी में तबाही मचा दी। रानी लक्ष्मीबाई झांसी की आन बान और शान की प्रतीक थीं। अंग्रेजों से झांसी को दोबारा हासिल करने के लिए उनका जिंदा रहना जरूरी था। इसके लिए उनके विश्वास पात्र हर हाल में उन्हें झांसी से सुरक्षित बाहर निकालना चाहते थे। इसके लिए एक गुप्त योजना बनाई गई। तय किया गया कि मांडेर के रास्ते रानी को कालपी भेज दिया जाए। वहां वे नाना साहब और तात्या टोपे के साथ मिलकर विद्रोह का नेतृत्व करें। फिर देसी फौजों की मदद से झांसी को अंग्रेजों से मुक्त करवा लिया जाए। झलकारी भी इस विचार में शामिल थी, परंतु इसके लिए जरूरी था कि अंग्रेजों को जंग में उलझाए रखना और रानी की तरफ से उनका ध्यान भटकाना। इसकी जिम्मेदारी झलकारी ने ले ली। रात के अंधेरे में रानी कुछ वफादार साथियों के साथ झांसी से बाहर निकल गए, लेकिन अंग्रेजों को सुबह भी वे लड़ाई के मैदान में दिखाई दे रही थी। वास्तव में अंग्रेज जिसे लक्ष्मीबाई समझ रहे थे वह झलकारी थी। उसकी शक्ल रानी से मिलती थी। अंग्रेजों को धोखा देने के लिए उसने इसी बात का फायदा उठाया था। रानी जैसा लिबास पहनकर वह जंग के मैदान में आ डटी थी। वह बिजली की तरह फिरंगियों पर टूट पड़ी थी। कभी वह तोपखाने को संभालती तो कभी तलवार से दुश्मनों के सिर कलम करती। झलकारी की वीरता से बचे कुचे सैनिकों में भी पुनः जोश भर गया। वे दूने उत्साह से अंग्रेजी सेना का मुकाबला करने लगे। आम आदमी भी उनके साथ आ डटे। औरतों ने बुर्जों पर मोर्चे संभाल लिए, लेकिन लड़ाई हर पल मुश्किल होती जा रही थी। देसी सैनिकों की संख्या काफी कम रह गई थी। रसद की कमी भी कदम कदम पर आड़े आ रही थी। जंग लगभग एक तरफा हो चुकी थी, लेकिन झलकारी अपने जीते जी झांसी पर अंग्रेजों का कब्जा नहीं होने देना चाहती थी। वह तो अपने पूरन की तरह लड़ते लड़ते ही शहीद हो जाना चाहती थी। और फिर झलकारी ने एक चाल चली। घोड़े पर सवार होकर वह सीधी अंग्रेजों की छावनी में जा पहुंची। वह चाहती थी कि अंग्रेज उसे लक्ष्मीबाई के रूप में गिरफ्तार कर लें, ताकि वे रानी को भी न खोजें और जंग भी रोक दें। लेकिन झलकारी का भेद खुल गया। वो पहचान ली गई। एक भेदिए दुल्हाजू ने जनरल हीरोज को उसकी असलियत बता दी। अनगिनत अंग्रेजी संगीनें उसकी तरफ उठ खड़ी हुई, पर मौत का डर तो झलकारी को छू भी नहीं गया।
वह पूरी निडरता से जनरल हीरोज के सवालों का जवाब दे रही थी। अंग्रेज चाहते थे कि झलकारी उनके सामने रोए, गिड़गिड़ाए, परंतु झलकारी तो माफी मांगने की बजाय मरना बेहतर समझती थी। वह बार बार अंग्रेजों को ललकार रही थी। दुश्मन के खेमे में मौत को ललकारने वाली औरत को देखकर अंग्रेज हैरान थे। उन्हें लगा कि लड़की सच में पागल हो गई है। अंग्रेज अधिकारी स्टुअर्ट ने तो इस बात का ऐलान भी कर दिया। हीरोज का पाला भी पहली बार ऐसी औरत से पड़ा था। वो झलकारी की बहादुरी और हिम्मत से बहुत प्रभावित हुई। बोला कि अगर हिंदुस्तान की 1% लड़कियां भी इस तरह पागल हो गईं तो उन्हें यह देश छोड़कर भागना पड़ेगा। इसके साथ ही उसने झलकारी को जिंदा जाने दिया, लेकिन झलकारी के चेहरे पर खुशी का कोई निशान नहीं था। झांसी को आजाद करवाने के विचार लगातार उसके दिमाग में कौंध रहा था। यही विचार अब उसके जीवन का आधार था।